देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा जो आधार आधार होता है, जब हम बात करते हैं भारत के अंदर, यूपी के अंदर ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास का सबसे जो महत्वपूर्ण आधार है, ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारा पंचायती राज। हमारा पंचायती राज जो है वह सबसे महत्वपूर्ण आधार है ग्रामीण विकास का। अगर पंचायती राज नहीं है तो ग्रामीण विकास नहीं होगा। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, भारत के अंदर क्या है, पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत। ये एक चीज मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। आज उसी क्रम को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज की शुरुआत। देखिए, अगर हम यूपी के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो 1947 से इसकी शुरुआत की गई। यूपी के अंदर उस समय पर यूपी पंचायती राज अधिनियम, यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 आता है, 1947 आता है। और इसके आने के बाद, ये डेट याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है, 15 अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से यूपी के अंदर जो है पंचायती राज की शुरुआत हो जाती है। यूपी के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हो जाती है 15 अगस्त 1947 से। क्वेश्चन आता है यूपी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, तो आप आंसर क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947। इसके बाद यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1955 से पहले जो व्यवस्थाएं थी, 1955 से पहले की व्यवस्था में एक नाम आता था पंचायत अदालत। पंचायत अदालत एक नाम आया करता था। इस पंचायत अदालत का नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदला गया और नया नाम बदल करके 1955 में नाम रख दिया गया न्याय पंचायत। नया नाम रखा गया बच्चों, न्याय पंचायत। ये इसका नया नाम रखा, किसका, पंचायत अदालत का। तो शुरुआत कब होती है यूपी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर 15 अगस्त 1947 से होती है। कब से? 15 अगस्त 1947 से। दूसरा, यहाँ पर पंचायत जो अदालत है उसका नाम बदल करके यहाँ पर रख दिया गया न्याय पंचायत 1955 में। आप सभी को, जो बच्चों ने लास्ट में ज्वाइन किया है, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ लेकिन जानबूझकर रिप्लाई नहीं कर रहा, कारण क्या है, हमको क्लास को बढ़ाना है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो आप सभी के मैसेज में देख रहा हूँ, उसको लेकर के आप चिंतित नहीं होइएगा। तो ये यूपी के अंदर पंचायती राज की शुरुआत होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और उस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अब जब ये सिफारिश भारत की सरकार को की गई, तो भारत की सरकार ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए विभिन्न राज्यों को आदेश दिया, निर्देश दिया कि आप भी जो है आइए किस पर, त्रिस्तरीय व्यवस्था की तरफ आ जाइए, 3 टियर सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाइए। यानी कि पंचायतों का गठन कीजिए ग्राम लेवल पर, क्षेत्र यानी कि ब्लॉक लेवल और मंडल लेवल पर, उसके बाद जिला लेवल पर, 3 स्तर पर आप भी पंचायत का गठन कीजिए। अब यूपी के अंदर भी इसको लेकर के बदलाव होता है 1961-62 में। ध्यान सुनिएगा, इस बात को लिखिए, जरा इसको नोट कीजिए। 1961-62, 1961-62 में, 1961-62 में लिखे, उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप भी यूपी लिख सकते हैं, बट याद रखना ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, एवं जिला परिषद अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। ये 1961 में कानून आता है, अधिनियम आता है। और अधिनियम को जब लाया गया, जब यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो अभी मैंने आपको बताया था बलवंत राय मेहता समिति, ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है, याद रखना इस बात को। बलवंत राय मेहता ग्रामीण विकास में आप जरूर याद रखेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी, उनको स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या किया जाता है, त्रिस्तरीय, उत्तर प्रदेश के अंदर भी त्रिस्तरीय, यूपी के अंदर भी बच्चों त्रिस्तरीय
प्रणाली को लागू किया जाता है। 3 टियर सिस्टम को यूपी के अंदर लागू किया जाता है। अब ये 3 टियर सिस्टम यूपी के अंदर किस प्रकार से काम करता है? सबसे पहले ग्राम लेवल पर, दूसरा ग्राम लेवल के बाद बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्षेत्र लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद जिला लेवल पर, जिला परिषद, ठीक है, जिला लेवल पर। तो 3 लेवल पर इस सिस्टम को यूपी के अंदर 1961 में 1961 में अप्लाई किया जाता है। इतनी बात समझ में आती है? ये पुराना इतिहास है। अब होता क्या है, हमको पता है कि आपको पता है 73वां संविधान संशोधन आता है भारत के अंदर, और जब 73वां संविधान संशोधन आता है तो वहां पर क्या है, राज्यों के अंदर व्यापक बदलाव होते हैं। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें, लिखे यहाँ पर एक हेडिंग, 73वें संविधान संशोधन के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद क्या होता है? इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, लिखे पॉइंट करके लिखते चले जाएं, पहला पर एक एक पॉइंट, यहां पर यूपी पंचायत विधि, यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक, यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक जो है, वर्ष जरूर लिखें भाई इसका, वर्ष 1994 यूपी के अंदर पारित होता है। और पारित होने के बाद इसकी तारीख आप जरूर लिखें, पूछा जाता है ये 22 अप्रैल 1994। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो संवैधानिक संशोधन के अंदर बदलाव किए गए थे, जो संविधान संशोधन के अंदर बदलाव किए गए थे, उनको व्यापक तौर से यूपी के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है 1994 में, 1994 के अंदर, ठीक है। तो किसके द्वारा? यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के द्वारा। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। सबसे पहला बच्चे, सबसे पहला आपको याद रखना है, यूपी के अंदर जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है तो यह शुरुआत 15 अगस्त 1947 से होती है। दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1961-62 के द्वारा यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा 3 स्तरीय प्रणाली को, 3 टियर सिस्टम को यूपी के अंदर अप्लाई किया जाता है। और तीसरा आपको याद रखना है 22 अप्रैल 1994 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के अंदर जो बदलाव किए गए, उनको यूपी के अंदर यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक के द्वारा लागू कर दिया जाता है। ये 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ बातें और आ जाती हैं, जैसे कि पहले व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई, उसके बाद SC/ST वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की बात की, ये सब बातें जो है यहाँ पर आ जाती है। बात समझ में आती है? चलिए, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे जब ये बदलाव हुआ तो कुछ और बातें, मैंने आपको 11वीं अनुसूची बताई थी, आर्टिकल इसका नहीं पूछेगा, आर्टिकल कौन सा पूछेगा? जो संविधान संशोधन वाला है, वहां पर तो बताया था ना मैंने आपको। 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया था? आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ, ठीक है, 243 ओ तक ऐड किया गया। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 11वीं अनुसूची, 11 शेड्यूल जो है वहां लेकर के आए। 11 शेड्यूल के अंदर 29 विषय मैंने आपको बताए थे। अब अगर हम यूपी की बात करें, ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें, ये जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल जो है, जो 11वीं अनुसूची है, इसके अंदर जो 29 विषय दिए गए हैं, 29 में से 16 विषय यूपी के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित किए जा चुके, यानी कि दिया जा चुका है। बात समझ में आती है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बदलाव आते हैं, जिनको 1994 यूपी के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं भी आपका वेट कर रहा था, यहाँ पर 1 बजे से वेट कर रहा था, एक साथ पर एक पहला बच्चा आया था, तब से हमने इसको शुरुआत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है जो आप आगे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ लो, मैं उसको रिकॉल करा दूंगा सारे का सारा, ठीक है, मैं आपको सब कुछ रिकॉल करा दूंगा।
पहले इसको पढ़ लो आराम से इत्मीनान के साथ, ठीक है, नहीं तो समय निकल जाएगा फिर आपका इन क्वेश्चंस में। तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, तो यहाँ पर यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित होता है, और 73वें संविधान संशोधन के बाद जो बदलाव की आवश्यकता पड़ती है उनको यूपी के अंदर बदलाव कर दिया जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 11वीं अनुसूची के अंदर जो शक्तियां दी गई थी उनमें से 16 विषय 16 सब्जेक्ट जो हैं यूपी पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब मैंने आपको चीज बताई थी क्या, यूपी के अंदर जो है जब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था कितने लेवल पर चलती है, 3 लेवल पर चलती है, जिला लेवल पर, क्षेत्र लेवल पर, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने आपको बताया ग्राम लेवल पर। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ की बच्चे, शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर किससे, शुरुआत हम लोग करेंगे जिला पंचायत से। हर जिले के लिए जिला पंचायत, हर जिले के लिए क्या होगा, जिला पंचायत, ठीक है, जिले के लिए जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी जिला पंचायत है, जब हम पंचायती राज डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर इनकी संख्या 75 है, 75 कितना है, 75 इनकी 75 है यूपी के अंदर जिला पंचायतों की संख्या। अब आगे सुनिए, जब हम पंचायत की बात करते हैं तो इसके 2 भाग आप ध्यान रखिएगा जी। जब हम बात करते हैं किसकी, पंचायत की, चाहे वो ग्रामीण लेवल पर है, ग्राम लेवल पर है, चाहे वो मंडल लेवल पर है या फिर जिला लेवल पर है, कहीं पर भी अगर पंचायत है तो उसके 2 भागों में हम उसको देखेंगे। सबसे पहला जनप्रतिनिधि और दूसरा एक सरकार का प्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि जैसे कि हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो वहां पर सरपंच होता है ना, और अगर सरकारी अधिकारी की बात करें तो वहां पर ग्राम सचिव आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम जिला सचिव पंचायत को देखेंगे तो जिला पंचायत के अंदर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक तो हो गया जनता के द्वारा चुने हुए, और दूसरा होता है यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी। इस सरकारी अधिकारी को हम क्या कहते हैं, इस सरकारी अधिकारी को हम कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी या फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर इसको आप पंचायती राज अधिकारी भी कह सकते हैं, पंचायती राज अधिकारी, पंचायती राज ऑफिसर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कौन होता है, जिले का जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर जो होता है वही मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर काम करता है। ये है एक इसका पहलू जो सरकार के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, सरकार की तरफ से सरकारी अधिकारी डीएम यानी कि जिला कलेक्टर। अब आते हैं यहाँ पर जिला पंचायत की दूसरी तरफ की बात। जब हम जिला पंचायत की बात करते हैं बच्चे तो जिला पंचायत के अंदर हमको कुछ चीजें और देखनी है, जैसे कि हर जिला पंचायत के अंदर होंगे क्या, जिला सदस्य, मेंबर्स, मेंबर्स होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेंबर्स होंगे ये कैसे आएंगे, तो ये मेंबर्स आएंगे किसके द्वारा, जनता के द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड बाय पीपल, जनता द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड बाय पीपल, ये पहली चीज होगी इसमें। कब, अभी रुक जाओ यार, अभी क्वेश्चन मत देखो, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे क्योंकि अभी तो क्लास स्टार्ट होनी है। जिनका क्वेश्चन है वो टाइप कर दीजिए क्योंकि फिर ये टॉपिक रह जाएगा और कोई बात नहीं है, आधा घंटा निकल गया है और उसके बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सदस्य जो होंगे वो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे। जीवेश बघेल जी बताइए, बोलिए सर, जल्दी बोलिए। हाँ सर, ये कह रहा था कि अभी जो आपने बताया है कि मुख्य विकास अधिकारी जो है वो ऐसा डीएम होता है, ऐसा तो नहीं है, हमारे वहाँ तो नहीं है ऐसा है सर। हमारे वहाँ क्या है कि सर जो सीडीओ है वो बिल्कुल सेपरेट होता है सर। अब ये है कि उसके अंडर में तो होगा लेकिन ऐसा डीएम नहीं होगा वो सर, ऐसा चलिए, है क्या सर? नहीं डीएम ही होता है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए, इसको भी, शंका को भी देखते हैं। ठीक ठीक सर, ठीक।
ठीक सर, ठीक सर, ठीक। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए भाई, तो यहाँ जो सदस्य होता है वो सदस्य जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अध्यक्ष, यहाँ पर एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष के साथ साथ बच्चे उपाध्यक्ष, इसके भी निर्वाचन का प्रबंध है। लेकिन यह किसके द्वारा निर्वाचित होता है? जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा। जनता के द्वारा चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है बच्चे क्या होता है, उनके द्वारा यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक बार बन गए तो परमानेंट, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। इनकी क्या है, इनकी कार्यावधि तो वैसे 5 वर्ष की होती है, लेकिन इनको हटाया भी जा सकता है। रिमूवल प्रोसेस इसका दिया गया है, हटाने का प्रबंध भी है। हटाने का प्रबंध क्या है? हटाने का जो प्रबंध है वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कौन आएगा? अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आता है? जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य। कौन लेकर के आएगा? सदस्य लेकर के आएंगे। ठीक है, ये जो प्रस्ताव होगा किसके द्वारा? प्रस्ताव सदस्यों के द्वारा लेकर के आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बनने के कितने दिनों के बाद, कम से कम कितनी अवधि के बाद कम से कम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जनवरी के अंदर इलेक्शन हुआ, फरवरी में इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तो वहां पर ही कहा गया कि अगर इसको हटाना है तो 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर भीतर इसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 वर्ष के भीतर भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर भीतर इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। लेकर के आ गए तो उसका पारित होना जरूरी है। और पारित होने के लिए क्या प्रावधान है? पारित होने के लिए प्रावधान है कि इस पर जो है 2/3 सदस्य है। कैसे पारित होगा? यह पारित होगा 2/3 सदस्यों के द्वारा। कुल सदस्यों में से अगर 2/3 सदस्य इसको पारित कर देते हैं तो फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वहां से हटाया हुआ माना जाएगा, रिमूवल प्रोसेस पूरा हो जाता है। बात समझ में आती है? तो ये है इसका एक प्रारूप, ये अधिकारी जो सरकार के, ये वो जो जनता के द्वारा। बात समझ में आती है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य। इसके साथ साथ अगर इसके काम करने की बात करें तो काम करने के लिए जिला लेवल पर 6 समितियां होती हैं। जिला लेवल पर 6 समितियां होती हैं, 6 कमिटीज होती हैं। जिला लेवल पर काम करने के लिए जिले के अंदर 6 समिति होती हैं। कौन कौन सी? अरे नहीं, विधानसभा का मतलब कोई नहीं है यहाँ पर। परिषद का अपना हॉल होता है भाई, ठीक है, विधानसभा का नहीं, सब वही होगा काम। तो 6 समितियां, 6 समितियां कौन सी याद रखना? एक होती है प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति, कमेटी आप खुद लिख लेंगे। दूसरा है नियोजन एवं विकास, दूसरा आता है बच्चे नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति। फिर आता है शिक्षा समिति, एजुकेशन के लिए। चौथा निर्माण कार्य समिति। उसके बाद स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। और लास्ट में आता है जल प्रबंध समिति, जल प्रबंध समिति। तो 6 प्रकार की समितियों के द्वारा
जिला परिषद के अंदर कार्य किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्य क्या है इनके। अगर हम कार्य की बात करें, अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, पंचायत के लिए योजना बनाना। क्या काम है इनका? पंचायत के लिए योजना बनाना। और दूसरा जो है यहाँ पर समन्वय का काम करना। समन्वय का मतलब काम होता है कोऑर्डिनेशन करना। कोई प्लान, कोई चीज ग्राम पंचायत करना चाहती है या मंडल समिति करना चाहती है, इसको आप क्षेत्र पंचायत कहते हैं, क्षेत्र पंचायत करना चाहती है और साथ में जिला पंचायत चाहती है, तो इन सभी के प्लान्स को कोऑर्डिनेट करना, आपस में मैच करना, ये इनका काम होता है। किसका? जिला पंचायत का। बात समझ में आती है? इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें तो ये मेन इंफॉर्मेशन हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर देन सफिशिएंट। जिला पंचायत, हर जिले के अंदर एक मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको भी जरा देख लेंगे एक बार, ये वाला डाउट मेरा भी है, ठीक है, आई चेक इट, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ा है वो यही था कि डीएम ही होता है, बट एक बच्चे ने अगर पॉइंट रेज किया तो मैं उसको क्रॉस चेक जरूर करूंगा, ठीक है। तो जो मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायती राज अधिकारी होता है वो यहाँ पर इसका प्रमुख होता है। यहाँ पर ये सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जनता के प्रतिनिधित्व की बात करें तो सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित, इसके साथ साथ वहां पर जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ये सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक बार बन गए तो परमानेंट बने रहेंगे, उनको हटाया जा सकता है, रिमूवल प्रोसेस हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव सदस्य लेकर के आएंगे, लेकिन ये कहा गया है कि यहाँ पर चुनाव के 1 वर्ष के भीतर भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और अगर पारित होना है तो कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा यह पारित होना चाहिए। 6 समितियां, प्रशासनिक, नियोजन एवं विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य एवं कल्याण, जल प्रबंध समिति, इन 6 समितियों के द्वारा पंचायती राज के अंदर काम होता है जिला लेवल पर। काम क्या है? पंचायत के लिए योजना बनाना और दूसरा उनका समन्वय करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम करना। अब ये जो काम हो रहा है ना पंचायती राज का, एक बात मैं शुरू में बतानी थी जो मैं भूल गया, यहाँ पर देख लेना। एक पंचायती राज मंत्रालय होता है, ठीक है, ये जितना भी काम होता है राज्य के अंदर पंचायती राज मंत्रालय होता है, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के अंडर चलता है। जैसे कि यूपी के अंदर बात करें तो कौन है हमारा पंचायती राज मिनिस्टर, ये याद रखना चाहिए आपको, है ना। कौन है हमारा पंचायती राज मिनिस्टर भाई, बताओ जरा एक बार। पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे यूपी के? एनीवन? चलिए मैं बता देता हूँ, श्रीमान भूपेंद्र चौधरी। श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जो है ये हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें जी, इसके साथ साथ अगर बात करें, ये तो जनता के द्वारा चुने हुए, एक प्रशासन का व्यक्ति भी होगा। जो प्रशासन का व्यक्ति होगा वो होगा यहाँ पर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगा, ठीक है भाई। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है आज के टाइम पर कौन है? श्रीमान मनोज कुमार। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, बताना पड़ेगा, मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नाम कम से कम आपको याद होना चाहिए कि पंचायती राज मंत्री कौन है। तो भूपेंद्र चौधरी यूपी के पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। सचिव का तो ऐसा होता है कि नए सचिव बदल जाते हैं, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई जिला लेवल पर। अब चलते हैं हम लोग क्षेत्र के लेवल पर, यानी कि मंडल लेवल पर। मंडल लेवल की जो पंचायत होती है, मंडल लेवल की जो पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल की जो बात करें, ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर आती है हमारे पास क्षेत्र पंचायत। मंडल लेवल पर आती है बच्चे क्षेत्र पंचायत, ठीक है। क्षेत्र पंचायत की बात करें तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ जनता के द्वारा चुने हुए लोग और दूसरी तरफ सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, यानी कि सरकारी अधिकारी। अगर हम यहाँ पर सरकारी अधिकारी की बात करें तो यहाँ का जो सचिव होता है, यहाँ का जो सचिव होता है वो कौन होता है? यहाँ का सचिव ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, यह जो है क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं उन लोगों की
जो लोग जनता के द्वारा चुने होते हैं, या फिर यहाँ पर काम कैसे होता है। अगर बच्चे हम क्षेत्र पंचायत की बात करें तो क्षेत्र पंचायत जब काम करती है तो यह भी 6 समितियां बना करके काम करती है। जैसे वहां पर समितियां हैं ऐसे ही यहाँ पर भी समितियां होती है, तो 6 समितियां, वही वाली 6 समितियां। ठीक है जी। तो 6 समितियों के द्वारा यहाँ पर काम होता है। इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, हाँ ये बी हो गया भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बी आपने गलत बना दिया, ठीक है। प्रत्यक्ष सदस्यों का जो चुनाव होता है, ठीक है, सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि यहां पर अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग बात करें प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि देश प्रदेश की जनता के द्वारा, जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है तो वह जाकर के मतदान कर सकता है। किसके लिए? मंडल पंचायत के सदस्यों के लिए, क्षेत्र के अंदर जो भी आएगा। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर एक होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष, और इसके साथ साथ एक यहाँ पर उपाध्यक्ष। और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये दोनों बनाए जाते हैं सदस्यों के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको हटाने का प्रोसेस भी है, रिमूवल प्रोसेस भी है। किसके द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो अवधि होगी वो कम से कम 1 वर्ष होगी। चुनाव के 1 वर्ष के भीतर भीतर इनको आप नहीं हटा सकते, हटाना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये क्षेत्र पंचायत की बात हो गई, ठीक है भाई, क्षेत्र पंचायत की ये बात हो जाती है। अब जरा यहाँ पर कुछ आंकड़ा अगर हम देखें, अगर हम आंकड़ा देखते हैं क्षेत्र पंचायत की, तो यूपी के अंदर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कितने क्षेत्र पंचायत है। अगर आंकड़ा हम देखें यूपी के अंदर, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पर पंचायती राज मंत्रालय वेबसाइट ये कहती है यूपी के अंदर इनकी संख्या 826 है। कितनी है? 826। ये वेबसाइट का डेटा है, मेरा इसके अंदर कोई डेटा नहीं, किसी किताब का डेटा नहीं है। वेबसाइट जो कहती है पंचायती राज विभाग की, यूपी के अंदर 826 क्षेत्र पंचायत है। बात समझ में आती है? तो ये हो गया मंडल यानी कि क्षेत्र पंचायत। अब अगर बात करें तीसरे लेवल पर, तो तीसरे लेवल पर आता है बच्चे यहाँ पर हमारे लिए क्या? गांव के लिए ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत। तीसरे लेवल पर ग्राम, लोवेस्ट लेवल कह सकते हैं हम इसको। ग्राम लेवल पर आता है ग्राम पंचायत, ग्रामीण लेवल पर आता है ग्राम पंचायत। अब यहाँ की बात करें तो इसके भी, जैसे वहां 2 प्रतिनिधि थे, 2 प्रतिनिधि यहाँ पर भी होंगे। एक वह जो इसके सीईओ की तौर पर काम करेगा, उसको आप क्या कहते हैं? ग्राम सचिव। ग्राम सचिव होता है इसका सीईओ, आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य, ठीक है, तो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों में कौन? प्रधान, ठीक है, जिसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम के प्रधान का होता है। इसके साथ साथ ग्राम प्रधान के साथ साथ यहाँ पर सदस्य भी होते हैं, जिनको आप मेंबर्स कहते हैं। सदस्यों का भी चुनाव होता है। अब सदस्यों के लिए क्या है? संख्या तय की गई है। कानून कहता है कि इसके लिए संख्या तय की जाएगी। जैसे कि अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या, ग्राम सभा की जनसंख्या 999 तक है, तो वहां पर 9 सदस्य चुने जाएंगे। अगर ग्राम सभा की जनसंख्या 999 तक है तो 9 सदस्य चुने जाएंगे। अब यही जनसंख्या बढ़कर के 1000 से कितनी हो जाए? 1999 तक हो जाए, तो यहाँ पर जब मतदान होगा तो 11 सदस्य चुने जाएंगे। इसको थोड़ा और बढ़ा दे, 2000 से लेकर के, ठीक है, 2999, तो कितने सदस्य? 13 सदस्य। और 3000 से अधिक हो, 3000 से अधिक हो तो यहाँ पर कितने बच्चे? यहाँ पर 15 सदस्य
चुने जाते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, ठीक है। तो 15 सदस्य चुने जाते हैं। अब इनका क्या अधिकार होता है, इन सदस्यों का? इन सदस्यों का ये अधिकार होता है कि अगर ये चाहे तो प्रधान का रिमूवल कर सकते हैं, ये चाहे तो सरपंच जो होगा, जो प्रधान होगा, उसको हटाने का, यानी कि इसका रिमूवल ये लोग कर सकते हैं। रिमूवल, रिमूवल का मतलब निष्कासन। और निष्कासन कैसे होगा? निष्कासन का एक ही तरीका होता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। कैसे होगा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। किसको? इसको किसको हटाने भाई? प्रधान को, ठीक है। तो प्रधान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर कोई हटाना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान आ जाता है भाई, क्या? कि हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों के द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होती है। उसके साथ साथ ये कहा गया जो ग्राम सभा है, 2 बातें ध्यान रखना। ग्राम सभा की साल के अंदर 2 बैठक होनी जरूरी है। ग्राम सभा की साल के अंदर 2 बैठक जरूरी है। पहला कौन सा? जब रबी की फसल कटती है, और दूसरा जब खरीफ की फसल कटती है, ठीक है। तो रबी और खरीफ की फसल जब कटती है तो इसके बाद 2 बैठक जो है ग्राम सभा की होनी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, इनकी प्रधान और उनके सदस्यों की बात करें, प्रधान और सदस्य इनकी मिलकर के बात करें, तो यहाँ पर भी जो है अगर हम यहाँ पर बच्चे बात करें किसकी, ये दिक्कत क्या है? अगर हम देखें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की भी मीटिंग जरूरी है, यानी कि प्रधान और प्रधान के साथ में उनके जो सदस्य हैं उनकी मीटिंग भी होनी चाहिए। ये कहा गया है वैसे तो कि हर महीने लेकर के चलो, 2 महीने में एक बार कर लो आप, लेकिन कहने का मतलब क्या है, 2 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। लिख लेना, आप नोट कर लेना। ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी, ग्राम पंचायत की बैठक में 2 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक में 2 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर हम इनकी संख्या की बात करें, यूपी के अंदर 58,189, यूपी के अंदर 58,189 जो है वह संख्या किसकी है? वह संख्या है ग्राम पंचायतों की। तो यूपी के अंदर 58,189 ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो ये 3 लेवल पर हो गया हमारे यूपी के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के पैरेलल यूपी के अंदर मैंने आपको बताया था, शहरों में क्या चलता है? शहरों में चलता है नगर की विकास प्रणाली, जिसको आप कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। अगर हम नगर निकाय की बात करें, यूपी के अंदर अगर हम नगर निकाय प्रणाली को देखें, अगर यूपी के अंदर हम नगर निकाय प्रणाली को देखें, तो इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश में 1916 से होती है। 1916 से इसकी शुरुआत होती है, जहां पर शुरुआत होती है स्वायत्त शासन की, ऑटोनोमस बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो स्वायत्त शासन की शुरुआत यूपी के अंदर 1916 में होती है। अब 1916 में कैसे शुरुआत होती है? यहाँ पर कुछ अधिनियम आएंगे, उसके द्वारा ही तो शुरुआत होगी। तो शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है? जरा नाम लिख लीजिए आप इसको। संयुक्त प्रांत, जी उस समय तो उत्तर प्रदेश था नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम जानते थे। तो संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, टाउन एरिया एक्ट 1916, और दूसरा संयुक्त प्रांत नगर पालिका एक्ट, संयुक्त प्रांत नगर पालिका एक्ट 1916। यहां से यूपी के अंदर इसकी शुरुआत होती है। समय बीतता है, वैसे बहुत सारा घटनाक्रम मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन फाइनली जो बदलाव होता है, जो आज का बदलाव होता है, वो होता है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जहां पर मैंने आपको बताया था संविधान के अंदर एक तो भाग 9A जोड़ा जाता है, पार्ट 9A जोड़ा जाता है, इसके साथ साथ शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 भी जोड़ी जाती है, जिसके अंदर बच्चे 18 विषय रखे गए,
कि इन क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाएं अपना काम करेंगी। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके साथ साथ अगर हम पार्ट 9A की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल्स 243 से लेकर के 243 तक ये आर्टिकल्स भी इसके अंदर जोड़े गए। ये पंचायती राज व्यवस्था के, सॉरी बात करें हम लोग लोकल बॉडीज की, तो ये संवैधानिक प्रावधान था। इसके बाद यूपी के अंदर जो है 1994 के अंदर एक अधिनियम पारित हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यूपी स्थानीय स्वशासन कानून, यूपी स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम, 1994। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे एक राय लेनी थी आप लोगों सभी से, कमेंट बॉक्स में आना, एक बार बताना है मुझे ना, आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ना है ऐसी प्रकार से? एक होता है पीपीटी के थ्रू पढ़ाना, तैयार मैटर फटाफट एक्सप्लेन कर दिया, या फिर पेन के माध्यम से, जो आपकी राय होगी उसके अकॉर्डिंग चलो। मेरे पास तैयार पीपीटी भी बिल्कुल रखी हुई है, बताइए आप लोग। पेन के थ्रू, ज्यादातर बच्चों के लिए जी पीपीटी के थ्रू। सुमित सिंह, आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया। मैं आपकी जो है, मेरा आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, अभी भी देख रहे हो मैं क्लास के अंदर एनर्जी पुट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा आप जो है, मैं कल बता दूंगा आपको, जो किताब आपने पूछी है मैं आपको कल उसके बारे में बता दूंगा। इसी प्रकार से चलने दें, ठीक है? जिससे कि आपका क्या होगा कि आपको एक सुविधा होगी, आप लोग नोट्स बना लेते हैं, और कोई बात नहीं। तो बस ये पूछना मेरा जरूरी था, फिर बच्चे बाद में कहते हैं सर आपने ऐसे नहीं वैसे करा दिया। तो इस प्रकार चलते हैं, ठीक है? तो यूपी स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 आता है, 1994 आता है, और इसके द्वारा जो है हमारी वर्तमान की प्रणाली जो है वो आ जाती है। अगर हम आज की वर्तमान प्रणाली को देखें तो ये प्रणाली 3 प्रकार की है, जैसे कि नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पर लिखेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। हाँ, पीपीटी भी अपलोड, चलो ठीक है, दोनों अपलोड करवा देंगे। तो नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये पहली व्यवस्था। दूसरा आप लोग लिखेंगे नगर पालिका परिषद, ठीक है? नगर पालिका परिषद यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग किसकी? काउंसिल की। कॉरपोरेशन हो गया, उसके बाद काउंसिल हो गया। तीसरे लेवल पर आ जाता है हमारा नगर पंचायत, ठीक है? तो ये 3 लेवल पर हम लोग नगरों के अंदर व्यवस्था देखते हैं। वैसे अगर देखें ब्रॉडली तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि किन किन क्षेत्रों को आप राज्य की सरकार नगर निगम घोषित कर सकती है। तो एक आ जाता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ठीक है? जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उन नगरों को नगर निगम घोषित कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सब कैटेगरी भी है, वो क्या है? 5 से 10 लाख, यानी कि 5 लाख कम से कम बढ़कर के 10 लाख तक है, तो उसको भी जो है लघुत्तम रूप पर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम घोषित किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और सुन लेना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। राज्य चाहता तो विधान परिषद चाहती है तो कर देगी, अदरवाइज रह जाएगा। मंडल के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, ठीक है? तो 10 लाख से अधिक पर क्या होगा? नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया 5 से 10 लाख की कैटेगरी के अंदर भी यही चलता है, थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, नगर निगम घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पैरामीटर ये है कि अगर 5 लाख से 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या है तो वहां पर नगर पालिका परिषद होगी। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण तो नहीं है, ग्रामीण हम उनको कह नहीं सकते, लेकिन शहरी भी नहीं कह सकते, तो जिनकी जनसंख्या जो है वो 15,000 से अधिक है, ठीक है? 15,000 से अधिक है तो उनके अंदर क्या हो जाता है? नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है उनको। तो ये 3 लेवल पर जो है व्यवस्था यूपी के अंदर नगरों में देखने को मिलती है। एक एक करके जरा इसको देख लेंगे। सबसे पहले
जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना उतना, ज्यादा नहीं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे नगर निगम। सबसे पहले नगर निगम, इंग्लिश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। अगर हम लोग नगर निगम की बात करें तो यहां पर बच्चे देखो जरा एक बार, यहां पर तीन चीजें आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले आपने सुना होगा नगर प्रमुख, नगर प्रमुख। इस नगर प्रमुख को आप लोग मेयर के नाम से भी जानते हैं, है ना। नगर प्रमुख, मेयर। उप प्रमुख यानी कि नगर के अंदर उप मेयर, उप महापौर। और तीसरा होता है यहाँ पर ये सभासद। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नगर निगम की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर निगम। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर नगर निगम के अंदर नगर प्रमुख, उप मेयर और सभासद, तीन लेवल, तीन की बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नगर प्रमुख की। ये जो नगर प्रमुख है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको आप मेयर कहते हैं, यह नगर प्रमुख उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष चुना जाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, यानी कि शहर की जनता के द्वारा इसको चुना जाता है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है हर जगह, तो ये कोई अपवाद नहीं है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। लेकिन याद रखना, इसको हटाया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल प्रोसेस का है किसके द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नगर प्रमुख, जिसे आप मेयर कहते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल, हटाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है, वह ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको हटाने का जो प्रस्ताव होगा, इसके चुनाव के कम से कम 2 वर्ष के बाद तक लाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। 2 वर्ष तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद इसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हटाएगा कौन, हटाने का जो अधिकार है वो सभासदों को दिया गया है। किसको दिया गया है, सभासदों को दिया गया है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब चलते हैं उप मेयर की तरफ। ये जो उप मेयर है, जिसको उप महापौर आप लोग कहते हैं, यह उप मेयर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनडायरेक्ट इसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है। किसके द्वारा, ये सभासदों के द्वारा चुना जाता है। जहां तक हम लोग बात करते हैं सभासदों की, मेयर मतलब महापौर भाई। हाँ, पंचायती राज व्यवस्थाएं सभी राज्यों में, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ साथ, कुछ एक मॉडिफिकेशन है, उसके साथ साथ वो जो है हर जगह आपको मिल जाएगी। जब हम बात करते हैं बच्चे सभासदों की, सुनो बात को, जब हम कहते हैं सभासद यानी कि चुने हुए सदस्य या फिर सदस्यों की बात करें, तो इन सभासदों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले निर्वाचित, निर्वाचित जो वार्ड के मेंबर होते हैं। ये जो वार्ड के मेंबर है जिनको आप कहते हैं निर्वाचित, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचित मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। यहां पर निर्वाचित का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड, जिनकी संख्या 60 से बढ़कर 110 होती है। 60 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, ये नियम है। उसके अकॉर्डिंग बाद में मॉडिफिकेशन भी हो सकता है किसी जगह पर, ठीक है। ये है निर्वाचित सदस्य। उसके बाद कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है, नॉमिनेट भी करते हैं। और नॉमिनेट कौन करवाता है, नॉमिनेट करवाती है हमारी राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 से 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। याद रखना किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दूसरे प्रकार के सदस्य, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मनोनीत सदस्य। तो सबसे पहले निर्वाचित सदस्य, दूसरे मनोनीत सदस्य,
और जो तीसरे प्रकार का सदस्य बचता है, उस तीसरे प्रकार के सदस्य को हम लोग कहते हैं, बच्चे ध्यान सुनिएगा, पदेन सदस्य। तीसरा आता है इसके अंदर पदेन, इंग्लिश में कहेंगे आप लोग इसको एक्स ऑफिसियो। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर, पदेन सदस्य। जब हम कहते हैं पदेन सदस्य, तो कौन से सदस्य ऐसे होंगे जिनको पदेन सदस्य माना जाएगा? प्रदेश के अंदर, देश के जगह पर क्या होता है, कुछ सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि कोई सांसद, क्षेत्र से लोकसभा का सांसद, वहां से कोई राज्यसभा का सांसद है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी इलेक्शन के, डायरेक्ट जो है क्या बनेंगे, नगर निगम के अंदर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। तो जब हम नगर निगम की बात करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, देखिए मनोनीत को राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार अपनी पसंद के 5 से 10 सदस्य भेज देती है। जब हम बात करते हैं नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसको 3 भागों में बांटा है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले नगर प्रमुख, जिसको आप मेयर कहते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। उप मेयर की बात करें, अप्रत्यक्ष चुनाव, किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। अब सभासद सदस्यों की बात करें तो ये भी 3, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। निर्वाचित का मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, जिनको आप काउंसलर इत्यादि कह देते हैं, ठीक है। दूसरा है मनोनीत, राज्य की सरकार के द्वारा मनोनीत। और तीसरा, अपने पद के कारण ऑटोमेटिक सभासद बन जाएंगे, जैसे कि क्षेत्र से एमपी है कोई, लोकसभा राज्यसभा का एमएलए एमएलसी है, ये ऑटोमेटिक यहाँ के सदस्य बन जाएंगे। तो ये हो गया नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट हमको याद करने हैं, क्योंकि तथ्यों से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या तथ्य हमको याद रखने होते हैं? सबसे पहले जो है इसका कार्यकाल, सबसे पहले नगर निगम का कार्यकाल, तो ये कोई अपवाद तो है नहीं, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। दूसरी चीज, क्या 5 वर्ष से पहले इसका विघटन हो सकता है? इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। साधारण स्थितियों में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है जहां पर डिजॉल्व करने की आवश्यकता है, तो राज्य की सरकार कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। डिजॉल्व राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन विघटन के अंदर यहाँ पर एक नियम है जो याद रखना, विघटन के 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ेगा। कर दीजिए, लेकिन 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी नीचे नहीं जीत रही है तो हम यहाँ चुनाव ही नहीं करवाएंगे, 6 माह के भीतर भीतर आपको चुनाव करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम निगम के मुख्य अधिकारियों की बात करें, निगम के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, निगम के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिकारियों की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिसको आप लोग नगर आयुक्त के नाम से जानते हैं, नगर आयुक्त, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट, म्यूनिसिपल कमिश्नर। उसके साथ में यहाँ पर एक मुख्य अभियंता, यहाँ पर एक मुख्य अभियंता, इसके साथ साथ मुख्य अभियंता के साथ साथ बात करें हम लोग बच्चे, तो नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। ये कौन है, कहां से आते हैं? अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के। इनकी नियुक्ति, जो याद रखने वाली बात है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन इनका जो वेतन होता है, इनका जो वेतन है, जो सैलरी है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, वो कहां से देना पड़ेगा? निगम का जो फंड है, निगम की जो निधि है, जो निगम के पास अपना फंड है, निगम की निधि से इनका सैलरी जाता है, वेतन निगम की निधि से जाएगा। अपॉइंटमेंट राज्य की सरकार के द्वारा, वेतन निगम की निधि के द्वारा। 5 साल का कार्यक्रम। पहले अगर डिजॉल्व हो गए किसी कारण से, तो डिजॉल्व होने के, विघटन होने के 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।
हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो जिला पंचायत होती है वो समितियों के द्वारा काम करती है, यहाँ पर भी समितियां होती है अलग अलग विभाग को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर भी समितियां होती हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि 2 4 5 6 कितना, लेकिन मैक्सिमम क्या कहा गया है, अधिकतम के बारे में कहा गया है कि समितियां होंगी, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी, 12 से कम। 12 से कम समितियां क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए काम करने के लिए। अभी मैंने आपसे क्या कहा, निगम की निधि, निगम का अपना फंड, तो निगम को अपने फंड के लिए स्रोत भी चाहिए, है ना भाई, आय का स्रोत भी होना चाहिए। अब पैसा इनके पास कहां से आएगा, तो इनके पास पैसा कहां से आता है, कर के द्वारा, विभिन्न टैक्स, जैसे कि हाउस टैक्स हो गया, आपने देखा हो, और भी टैक्स म्यूनिसिपैलिटी लगाती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो वहां पर एमसीडी के अपने टैक्स लगा रखे उन्होंने नाके पर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कर हो गया, उसके साथ साथ राज्य का अनुदान, राज्य का अनुदान मतलब राज्य की सरकार के द्वारा इनको कोई एड दी गई तो राज्य का अनुदान, या फिर केंद्र की सरकार ने कोई इनको एड दिया तो वो हो गया। और इसके साथ साथ जो है, हर 5 वर्ष में आपको नोट करना है इस बात को, हर 5 वर्ष में गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन करते हैं, और वित्त आयोग का क्या होता है, काम क्या होता है, वित्त आयोग का यहाँ पर काम है राज्य सरकार को सलाह देना कि भैया आपको ऐसा काम करना है जिससे कि म्यूनिसिपैलिटीज के फंड को रेज किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। समय भी हो गया क्या हमारा, टॉपिक हुआ नहीं, समय हो गया, चलो कोई नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा नगर निगम। इसके बाद हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे ये वो वाला नहीं है सुमित सिंह, ये आर्टिकल 280 वाला नहीं है, ठीक है, बताऊंगा कल की क्लास में, अब तो समय हो गया। ये 280 वाला फाइनेंस कमीशन नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए, वो अलग है, ये कहानी अलग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज थोड़ी सी तबियत भी मेरी डाउन है, बट कल की क्लास में जब भी क्लास होगी, कल होगी या फिर परसों होगी, टाइम से आ जाना, क्योंकि इस टॉपिक को खत्म करना, बढ़िया बढ़िया टॉपिक हमको तैयार करने हैं, थोड़ा इसको मिशन मोड में लेके चलना है। चलिए, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।